Hello aspirants, welcome to Daily News Analysis of Indian Express। आज है 28 जून और आज के पेपर में अगर हम फ्रंट पेज पर न्यूज़ देखें तो प्राइम मिनिस्टर कल भोपाल की विजिट पर थे। वहां पर उन्होंने यूसीसी के बारे में कुछ बातें की और यहाँ पर फिलहाल यूसीसी तो आप अपने स्टैटिक टॉपिक से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स द स्टेट टू सिक्योर यूसीसी फॉर इट्स सिटीजन अंडर आर्टिकल 44 डीपीएसपी। ओके, इसके बाद ये है कि यहाँ पर उड़ीसा में जो सीएम है नवीन पटनायक, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। ये आजकल पब्लिक रैलीज तक कर रहे हैं, पब्लिक फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, जो कि सर्विस रूल आपको अलाउ नहीं करते हैं। इनसे रिलेटेड मैं आपको एक बात अभी अगले पेज पे बताऊंगा, अभी उससे आगे बढ़िए। ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, इसमें हमारा आईआईटी बॉम्बे इस बार टॉप 150 में आया है। ओके, एंड आईआईएससी बैंगलोर जो था ये बाहर हो गया है, इसकी रैंक गिर गई है। ये गिर के चला गया है 225 पे, जबकि बॉम्बे 150 में आया है टॉप और आईआईटी दिल्ली है 197 पे। अब इनकी रैंकिंग क्यों गिरी है वो अभी हम अगले पेज पे बात करते हैं। कि देखिए, जब भी आपसे इस तरह की कभी, वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे मेंस में, लेकिन अगर कभी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाए तो यू शुड हैव दिस क्लैरिटी दैट ये पोजीशन गिरती बढ़ती क्यों। आईआईएससी हमारे यहाँ का एक सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, पर इसकी रैंकिंग क्यों गिरती है? क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लाइक इस बार 3 नए इंडिकेटर ऐड किए गए, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम एंड इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट आउटकम की वजह से आईआईटी बॉम्बे की रैंक इंप्रूव हुई, लेकिन क्योंकि इस बार इन्होंने ये जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो होता है, इसका जो वेटेज था वो कम किया था। इस वजह से आईआईएससी, जो कि प्राइमरीली जिसका काम है रिसर्च पे फोकस करना, वहां पर स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो वैसे भी कम होता है, तो इस वजह से इसकी रैंकिंग गिरी है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये रैंकिंग एक प्रॉपर पिक्चर देती है हमें कि हमारे इंस्टीट्यूट किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है हमारी गवर्नमेंट। क्योंकि इनके इंडिकेटर्स वेरी करते रहते हैं साल दर साल, और वो मोस्टली उनके यहाँ की यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। कमिंग बैक टू दिस, यस, नवीन प्राइवेट सेक्रेटरी। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, 5T इनिशिएटिव, विच स्टैंड्स फॉर टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप गवर्नेंस पे आंसर लिख रहे हो तो आप इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू, इसमें कुछ काम करनी है। हाँ, यहाँ पर हमारे को कुछ डेटा मिलता है जो आप अपने मेंस के आंसर की स्टार्टिंग में एज अ इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। लाइक अराउंड 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर्क्स इन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है करीब 18% जीडीपी में। एज पर एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ 2015-16 करीब 14.5 करोड़ फार्म फैमिलीज हैं हमारे यहाँ पर। फैमिलीज की बात हो रही है, नॉट नंबर ऑफ फार्मर्स, वो तो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा वी हैव 11% ऑफ टोटल ग्लोबल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे पास है, 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड हमारे पास है, 5% ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड 82% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म होल्डर। अब इनको आप यूज कहाँ कर सकते हैं? देखिए, जब भी एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन की बात की जाती है, या जब वेस्टर्न कंट्रीज आपको एम्फेसाइज करती हैं इंडिया को कि आप अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलिए, तो हमें ध्यान रखना होता है हमारे 82% स्मॉल फार्मर्स का। अगर हम सब कुछ सीड्स वगैरह अलाउ कर देंगे मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू आना, तो ये बहुत अनअफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो करीब करीब 82% है, उनकी इतनी इनकम नहीं होती है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे वहाँ की 3 या 4% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो उनके यहाँ पर पर्सन फार्मलैंड बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं ब्रांडेड सीड्स को, हाई केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को। ओके, नेक्स्ट, आप यहाँ पे देखिए 5% ऑफ वाटर रिसोर्स है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कितना वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है हमारा। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्यों अपना एग्रीकल्चर और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। अभी अगर हम बात करें तो हम जितना पानी कंज्यूम करते हैं, सपोज फॉर इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ राइस या व्हीट उगाना एज कम्पेयर टू यूएस और चाइना, तो हम बहुत ज़्यादा वाटर यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें कहा जाता है एक तरह से नेट वाटर एक्सपोर्टर, क्योंकि उन गेहूं चावल को उगाने में जितना वाटर यूज हो रहा है ना, वो उससे कम में भी उग सकते थे, तो इनडायरेक्टली हम लोग वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास वर्ल्ड का सिर्फ 5% वाटर रिसोर्स है। ओके, उसी तरह से 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड है हमारे पास, जबकि पॉपुलेशन हमें सपोर्ट करनी है 18% ऑफ द वर्ल्ड की।
इसीलिए यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब है पर एकड़ आप कितना टन प्रोड्यूस कर पा रहे हो। प्रोडक्टिविटी के मामले में यूएसए सबसे आगे, चाइना भी इवन हमसे डबल ट्रिपल 3 टाइम्स आगे, पर हमारी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको डेटा दिया था ताकि आप चीजों को बेटर कनेक्ट कर पाएं। इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट हैं, सेकंड लार्जेस्ट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो आप देखिए हाइब्रिड कल्टीवर्स, जीएम कॉटन, सेंसर बेस्ड माइक्रो इरिगेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टूल इन एनिमल्स, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन मैकेनाइजेशन फील्ड्स। ओके, हमें इस तरफ जाने का है क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे काम का कुछ नहीं है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। और यहाँ भी सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे काम की नहीं है। यहाँ भी नहीं है। एडिटोरियल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एल नीनो इफेक्ट की बात की गई है, तो ये एल नीनो हो या इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ टर्म आता है ला नीना, आईओडी आता है, मैडन जूनियन जूलियन ऑसिलेशन आता है। ये सब हम सेपरेट लेक्चर में एक साथ करेंगे क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। आपने एक को समझ लिया तो आपको बाकी समझ में भी आसानी होगी। ठीक है, ये सारे हम कभी एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। इस एडिटोरियल में हमारे पास एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आप प्लीज इसको थोड़ा सा गूगल कर लें क्योंकि जरूरी है। ये पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सपोज ये क्वेश्चन आया था 2019 में लिबर्टी। अब उसमें दो ऑप्शन दिए गए थे, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, जो कि सही है ये पॉइंट भी, एंड एक और ऑप्शन था उसमें अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। ये ऑप्शन भी सही था। तो दोनों में बच्चे कंफ्यूज हुए एंड कौन सा ज्यादा सही है उसको लेके फिर कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि दोनों ही दिए हुए, लक्ष्मीकांत में भी दिए हैं, डीडी बासु में भी दिया हुआ है लिबर्टी की डेफिनेशन में। बट यूपीएससी ने माना कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली वॉज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर। तो इसलिए आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है इसको थोड़ा गूगल करके अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको वन लाइन में जानना है तो इसका मतलब होता है एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ओके, फिर ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें 3 चीजें हैं जो आपको अपने स्टैटिक नोट से पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से होता है आपका स्टैटिक करंट लिंकेज। यहाँ पर एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसे आपको पढ़ना है। ये करंट अफेयर की मैगजीन में ही मिल जाएगा आपको, आपने जो भी पढ़ी होंगी पहले। उसके अलावा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये 3 टॉपिक आप अपने स्टैटिक नोट से तैयार कर लीजिए। ओके, इस तरह की चीजें पढ़ते चलिए। इसी तरीके से आपका स्टैटिक और करंट लिंक होता रहेगा एंड आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, म्यांमार पे एक आर्टिकल है, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, ओनली वन लाइन कि सेपरेशन हुआ था बर्मा का इंडिया से 1937 में। जस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पर इजिप्ट और इस पे देखिए, जब इंडियन एक्सप्रेस कोई एक न्यूज़ पकड़ लेता है ना तो फिर वो रोज आर्टिकल चलाता रहता है महीने भर। हमें सिर्फ काम का यही कि अगर हम लिख रहे हैं कि मिलिट्री एंड सिक्योरिटी में क्या कॉपरेशन कर सकते हैं, तो इजिप्ट ने इंटरेस्ट दिखाया है तेजस एलसीए मार्क 1A खरीदने में। ओके, और मिलिट्री कोलैबोरेशन कर सकते हैं हम लोग साथ में। यहाँ पे एक न्यूज़ है, नीट एस्पिरेंट डाइज बाय सुसाइड इन कोटा हॉस्टल। तो ये 13th केस है सुसाइड का कोटा में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इससे कि इंडिया इज नोन एज सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा सुसाइड इंडिया में होते हैं एंड इसके लिए एक स्पेसिफिक सेपरेट लॉ लाने की बात की जा रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन को स्टेप लिया नहीं है। इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क आफ्टर यूएस। ठीक है, अराउंड 1.4 लाख किलोमीटर्स। तो इसमें आपको कुछ बातें जाननी है, जैसे एक तो आप अपने खुद के नोट से इनविट्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट हाईवे मॉडल्स होते हैं लाइक बीओटी, बीओओटी एंड स्विस मॉडल स्पेशली। ठीक है, ये आप अपने स्टैटिक इकोनॉमी से तैयार कर लीजिए। सीबीएफसी,
देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है हमारा सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है अंडर 12, 18+ एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है कि हम रिविजिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने आदि पुरुष फिल्म को जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। ठीक है, तो जो आपको बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर वो ये है कि हम इसके लिए हमारे पास सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 का, उसका सेक्शन 6 कहता है कि ये जो रिविजनल पावर है ये सिर्फ सेंटर के पास है। तो अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री चाहे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तो वो इसको रिव्यू कर सकती है, बट सीबीडीटी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। आज इंटरनेशनल में कुछ काम का नहीं है। चलिए यहाँ आते हैं कैड, करेंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें हम, जैसे ये होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें दो होता है, ये होता है कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में सबसे पहले आता है ट्रेड इन गुड्स, इसको हम विजिबल भी कहते हैं। उसके बाद ट्रेड इन सर्विसेज, देयर आफ्टर इनकम एंड उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट। तो ये जो गुड्स वाला ट्रेड होता है ना, ये हमेशा हमारा काफ़ी नेगेटिव में होता है, ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव में। और इसी की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी हमेशा डेफिसिट में रहता है। ठीक है, ये जब भी ठीक हो सकता है जब आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट कम करें। लेकिन हमारे कुछ इंपोर्ट ऐसे हैं जो हम चाह के भी कम नहीं कर सकते, जैसे ऑयल का इंपोर्ट, गोल्ड का इंपोर्ट। ठीक है, अ, और एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने हैं तो उसके लिए हमें बेटर कॉम्पिटेटिव एज चाहिए, जो कि अभी है नहीं। इसी के लिए लाया गया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देन ट्रेडिंग सर्विसेज, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव में रहता है और ड्यू टू सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इनकम की बात करें तो इनकम में आता है डिविडेंड, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, जो आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं वहां से। ठीक है, ट्रांसफर की बात, ट्रांसफर पेमेंट्स में आपको मिलेगा गिफ्ट, डोनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेमिटेंसेस। जो इंडियंस फॉरेन में वर्क कर रहे हैं ना उनके थ्रू आता है। ये रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आता है इंडिया में। इवन कैपिटल अकाउंट में जो हमारी एफडीआई आती है ना, उससे भी ज्यादा रेमिटेंसेस आए इस साल हमारे पास, अराउंड करीब करीब $80 बिलियन। तो इस वजह से हमारा ये जो ओवरऑल करेंट अकाउंट डेफिसिट है इसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू सरप्लस इन सर्विसेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेमिटेंसेस। ऑलराइट, दैट्स अबाउट करेंट अकाउंट डेफिसिट। फिर वेदांता फॉक्सकॉम, देखिए हम लोग चिप मेकिंग जिसे हम फैब्रिकेशन कहते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो इसी के लिए एक पहला प्रोजेक्ट आया है हमारे यहाँ, वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर। ये सेटअप करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया में विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 76,000 करोड़। ओके, सो इसको लेके कुछ न्यूज़ है। देन दे विल सेटअप ए 14 नैनोमीटर फैब्रिकेशन लैब। इस न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये है क्या, मैं बताता हूँ। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन कमीशन एक्ट आया था 2002 में। उसके अंडर में बनी हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2003 में बनाई गई थी, लेकिन इसकी फुली फंक्शनल हुआ था ये 2009 में जाके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं एंड इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये सब याद रखिए, एग्जाम में आएगा, लास्ट मोमेंट पे याद नहीं होंगे। अभी से याद करते चलेंगे तो ही याद रहेगा। ठीक है, इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। फिर अब हम आते हैं स्टार्टअप्स में। तो यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा हो और जिसका 10 बिलियन से ज़्यादा हो जाए, $10 बिलियन, उन्हें हम कहते हैं टेकाकॉन। अगर वैल्यूएशन 500 बिलियन है तो गैजल्स, 250 मिलियन है तो चीता। आपके लिए काम काम का है यूनिकॉर्न एंड टेकाकॉन। इंडिया में से 4 कंपनी टेकाकॉन है, बाइजू इज वन ऑफ देम। अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें तो इंडिया में 83 यूनिकॉर्न्स हैं, जबकि चाइना में ओवर 1000 यूनिकॉर्न्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। बेंगलोर इज ए स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएलआई स्कीम, ये प्लीज अपने नोट से पढ़ लेना अच्छे से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस किस सेक्टर पे लागू होती है स्कीम, मतलब कौन कौन से सेक्टर एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
यहाँ पे वही आ गया, इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो, ला नीना, एमजेओ, ये सब हम किसी सेपरेट लेक्चर में करेंगे अच्छे से। अब जब आपको विमेन पे कोई क्वेश्चन आता है या हमारी जो लोकल मूवमेंट्स हैं या विमेन का रोल सोसाइटी में, तो उसमें ये नाम याद रखिएगा। जब आप इस तरह के करंट से लिंक करेंगे ना अपने आंसर को, तो बहुत इम्पैक्टफुल होगा आपका आंसर। मेरा पाइबिस क्या है ये? एक विमेन लेड ग्रुप है जो बना था 1977 में। इट इज द लार्जेस्ट ग्रास रूट मूवमेंट। इनका इनिशियल फोकस था सिर्फ अल्कोहल के अगेंस्ट और ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट, लेकिन अब ये और ज़्यादा बढ़ के ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी बोलते हैं, सॉरी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। इन लोगों ने कई पावरफुल प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट दी एलिस्ट एट्रोसाइट्स बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो इस नाम को याद रखिए, अपने आंसर में यूज कीजिए जब भी आप विमेन ग्रुप्स के रोल की बात करते हैं। ये आर्टिकल 44 है हमारा, जो हमें कहता है कि स्टेट शुड एस्पायर फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ पर जो आपको काम की चीज़ें बताना चाहता हूँ ना, वो ये है, जो एग्जाम्स में आपको जब आ जाती है सडनली तो शॉक हो जाते हैं बच्चे कि क्या है ये। मिथक सार एंड दया भाग। देखिए, मिथक सार एंड दया भाग को थोड़ा अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री की हम स्टैंडर्ड बुक्स में इन चीज़ों को पढ़ते नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिथक सार की हम बात करें, सॉरी, जस्ट मिथक सार ये एक लॉ था रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये बेस्ड किस पर है? तो ये यज्ञवाक की स्मृति पर बेस्ड है। अब लिख लीजिए प्लीज अपने नोट्स में, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगा, फिर आप एग्जाम में शॉक फील करेंगे ये कैसे आया। ठीक है, यज्ञवाक की स्मृति। और ये लिखा किसने था? विजनेश्वरा। ये चालुक्यन कोर्ट में काम करते थे, चालुक्यन किंग के कोर्ट में इन 12th सेंचुरी। इन्होंने ये कानून दिया था। अब ये कानून वैसे थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का था, क्योंकि थोड़ा बायस्ड है अगेंस्ट दी वेमेन। ये वेमेन को कम राइट्स देता है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड था कि बेटे को अधिकार है पिता की प्रॉपर्टी में बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ इटसेल्फ। मतलब पिता जीवित भी है तो बेटे का राइट बनता है उनकी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, और ये पूरे इंडिया में लागू था एक्सेप्ट, पूरे इंडिया में लागू था एक्सेप्ट असम एंड वेस्ट बंगाल। और आपको याद ये रखना है कि ये सब पे इक्वली अप्लाई होता था, चाहे लो कास्ट हो हाई कास्ट हो, सब पे इक्वली लागू होता था। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट मिथक। अब आते हैं हम दया भाग पे। ये लॉ चलता था वेस्ट बंगाल और असम में, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में पिछला वाला। ठीक है, ये दिया किसने था? जिमुतवाना। ये बस दोनों में एक ही डिफरेंस था। वो कहता था कि सिंस बर्थ, बर्थ से ही पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है बच्चों को। ठीक है, जबकि ये कहता था कि नहीं, जब तक फादर अलाइव है तब तक तो नहीं, उनकी डेथ के बाद मिल सकता है आपको उनकी प्रॉपर्टी में अधिकार, बट जब तक वो अलाइव है तब तक नहीं। ओके, ये थोड़ा लिबरल माना जाता है ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये विमेन को लेकर उतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है। ये मानता है कि विमेन का भी शेयर बनता है फादर की प्रॉपर्टी में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट मिथक सार एंड दया भाग। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं आपके आंसर को इम्पैक्ट बनाने के लिए, लाइक सती, देवदासी, ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज। दीज वर सोशल इविल्स अंडर अंडर गार्ब ऑफ रिलीजियस कस्टम्स। ठीक है, तो आपको इसको काउंटर करना है दैट दीज प्रैक्टिसेस डू नॉट कंफर्म विद द बेसिक टेनेट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स नॉर आर दे एसेंशियल टू रिलीजन। ठीक है, और अगर आपको अपने आंसर को कंक्लूजन करना हो तो आप इस तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्पैरिटीज, डेस्परेट लॉयल्टीज टू लॉ विच हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। ठीक है, इस तरह के रेडीमेड कंक्लूजन अपने पास रखिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में जब आप लिखें तो आपको ईजी हो जाए और आपके आंसर में क्वालिटी शो हो, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होगा, सोचने का टाइम कम होता है। तो यू शुड हैव दैट क्वालिटी इन योर आंसर जब आप पहले से कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं। Alright, so that's all for today's Indian Express, and join us at night 10 p.m. for prelims extra. In that we will cover some
अदर न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू, लाइव मिनट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीआईबी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो भी हमें काम का होगा हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम इंक्लूड करेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।